अब हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जो कि हमारी नेक्स्ट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से अडॉप्टेड है। कहाँ से अडॉप्टेड है ये? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से अडॉप्टेड है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया के पास 2 ऑप्शंस थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के सामने 2 ऑप्शंस अवेलेबल थे। पहला तो ये कि वो ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लें, और दूसरा ये कि वो एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लें, जो कि यूएसए में चल रहा था। यही 2 सिस्टम डेमोक्रेसी की सेंस में पॉपुलर थे, क्योंकि ये तो बात क्लियर थी कि हमने डेमोक्रेसी ही अडॉप्ट करनी है, और डेमोक्रेसी अडॉप्ट करनी है तो डेमोक्रेसी के जो मॉडल चल रहे होंगे उन्हीं में से कोई अडॉप्ट किया जाएगा। तो या तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म चल रहा था या यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम चल रहा था। इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेफर किया, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। इसके रीज़न क्या थे? तो सबसे पहले ध्यान से समझिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने ऑप्शंस क्या क्या थे। पहला तो ये कि वो पार्लियामेंट्री फॉर्म अडॉप्ट करें, पार्लियामेंट्री मॉडल अडॉप्ट कर लें, और सेकंड जो ऑप्शन था वो था कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम अडॉप्ट किया जाए। प्रेसिडेंशियल मॉडल या सिस्टम। तो गवर्नमेंट का या तो पार्लियामेंट्री मॉडल और सिस्टम अडॉप्ट कर लो या प्रेसिडेंशियल सिस्टम अडॉप्ट कर लो, दोनों में से जो भी प्रेफर करना चाहें कर लें। इंडिया ने पार्लियामेंट्री मॉडल अडॉप्ट किया या पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया। इसके 2 रीज़न थे। पहला तो ये कि इंडिया कॉलोनियल रूल फेस किया था, इंडिया ने कॉलोनियल रूल फेस किया, और कॉलोनियल रूल के अंदर इंडिया धीरे धीरे यानी कि ग्रेजुअली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हैबिचुअल हो चुका था, यानी कि यहाँ की पब्लिक भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हैबिचुअल हो चुकी थी, लीडर्स भी और पब्लिक भी। तो एक तो ये हुआ कि ये कॉलोनियल रूल का इम्पैक्ट था कि हम हैबिचुअल हो चुके थे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न था वो ये था कि इंडिया के अंदर एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, या हम ये कहें कि एक आंसरेबल गवर्नमेंट। कॉलोनियल रूल के अंदर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जो इंडिया में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, वो पब्लिक के लिए आंसरेबल नहीं था, पब्लिक के वेलफेयर के लिए वर्क नहीं कर रहा था। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए, इसी सिचुएशन को एड्रेस करते हुए हमने ये सोचा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने ये रियलाइज़ किया कि एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या आंसरेबल गवर्नमेंट ही इंडिया के लिए सूटेबल होगी। और आंसरेबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम मिल रहा था वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ही अवेलेबल था, प्रेसिडेंशियल के अंदर अवेलेबल नहीं था। ठीक है, अब ये प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री मॉडल में डिफरेंस क्या होता है? प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री जो मॉडल हैं गवर्नेंस के, या ये कहें गवर्नमेंट के, इसमें जो डिफरेंस होता है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के आपस में रिलेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। ध्यान से समझिएगा, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर भी मिलेंगे, और यही 3 ऑर्गन्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर भी मिलेंगे। लेकिन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के रिलेशन के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि वो पार्लियामेंट्री है या वो प्रेसिडेंशियल है।
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ध्यान से समझिएगा, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ये कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के प्रिंसिपल पर काम करेंगे। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी होगा और कोऑर्डिनेशन भी होगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अभी जब हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि एग्जीक्यूटिव इन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इन लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट के पार्ट हैं। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी तब तक ही एग्जिस्ट करेगी जब तक वो लोअर हाउस के अंदर मेजॉरिटी गेन करेगी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि मिनिस्टर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बाकी का कोई भी मिनिस्टर, वो मिनिस्टर लोअर हाउस या अपर हाउस में से किसी एक हाउस का मेंबर होगा। ध्यान से समझिएगा, मिनिस्टर, अगर हम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या कोई और मिनिस्टर, ये या तो लोकसभा का मेंबर होंगे या राज्यसभा के मेंबर होंगे, और अगर दोनों में से किसी हाउस के मेंबर नहीं हैं तो मैक्सिमम 6 मंथ्स तक ही मिनिस्टर रह सकते हैं, अदरवाइज रिजाइन करना होगा, नहीं तो विद इन 6 मंथ्स लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक हाउस की मेंबरशिप लेनी होगी। तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर में से ही बनते हैं कौन, एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव कब तक एग्जिस्ट करते हैं, जब तक वो लेजिस्लेचर के अंदर मेजॉरिटी एंजॉय करते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। अब अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, किसकी बात करें, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स पर काम करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट चलेगा, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, तो यहां लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, आंसरेबल नहीं होते। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव का टेन्योर फिक्स नहीं होता, मैंने पहले भी बताया था, एग्जीक्यूटिव का टेन्योर फिक्स नहीं होता। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव का टेन्योर फिक्स होता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के और भी नाम हैं, जैसे कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कैबिनेट गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट। वेस्टमिनिस्टर मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेस्टमिनिस्टर वो प्लेस है जहां ब्रिटेन का पार्लियामेंट सिचुएटेड है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मैंने बता दिया आंसरेबल है, अगर लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी एंजॉय नहीं करेगी तो रिजाइन करना पड़ेगा। कैबिनेट गवर्नमेंट इसलिए बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, अभी हम लोगों ने देखा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से फॉर्म होती है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है, इस पूरी काउंसिल में लगभग अराउंड 80 मेंबर्स होते हैं। अगर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैक्सिमम फॉर्म कर दी जाए, जितनी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लिमिट है उसके अकॉर्डिंग, तो लगभग 80 मेंबर्स बनेंगे। अब इन 80 मिनिस्टर्स की इकट्ठे बिठा करके मीटिंग करने, डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं होता, तो क्या किया जाता है, ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
इसका एक सबसेट होता है कैबिनेट। इसका एक सबसेट होता है कैबिनेट। इस कैबिनेट के अंदर कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं। जो एक्चुअल डिसीजन मेकिंग है वो ये कैबिनेट ही करती है, और पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन मान लिया जाता है कि जो भी कैबिनेट ने डिसीजन लिया वो बाय डिफॉल्ट पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन है, इसीलिए इसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अब अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, इसमें एक तो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है, जब ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है तब मिनिस्टर्स ओथ लेते हैं और वो साथ साथ अपनी रैंक भी बता देते हैं कि वो किस रैंक पर जाने वाले हैं, यानी कि वो कैबिनेट मिनिस्टर की ओथ लेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट या मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। तो मेन ये 3 रैंक्स होती हैं। तो जितने कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के लोग होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, वो कैबिनेट में बैठते हैं, और इसी का डिसीजन, किसका डिसीजन मान लिया जाता है? पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। इस कैबिनेट को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और चूंकि प्राइम मिनिस्टर मेजर रोल प्ले करते हैं, पूरी कैबिनेट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसीलिए इसको प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो दोबारा से एक बार समझ लेते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बाकी के नाम क्या क्या है? वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कैबिनेट गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं इंडियन पार्लियामेंट, या इंडिया ने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट की है उसमें, और ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस कहाँ है। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम में 2 डिफरेंसेस हैं, 2 मेजर डिफरेंस हैं, ध्यान रखना। 2 डिफरेंसेस हैं। पहला है इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट एक सॉवरिन बॉडी नहीं है। कैसी बॉडी नहीं है? सॉवरिन बॉडी नहीं है। सॉवरिन बॉडी नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट एक सॉवरिन बॉडी नहीं है, जबकि ब्रिटेन का पार्लियामेंट सॉवरिन बॉडी है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ये क्या है? सॉवरिन बॉडी है। ठीक है, सोवरिन का मतलब क्या होता है? सोवरिन का मतलब होता है नो अथॉरिटी अबव इट। अगर हम ध्यान से समझे, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, ब्रिटेन का पार्लियामेंट सोवरिन है, यानी कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। और ब्रिटेन के पार्लियामेंट के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, इसका मतलब ब्रिटेन का पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकता। इंडियन पार्लियामेंट सोवरिन नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एस्टैब्लिश्ड है और कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंड है। इंडियन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर के कोई काम नहीं कर सकता, जो भी काम करना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर ही करना होगा। तो ये तो है पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है? इंडिया एक रिपब्लिक स्टेट है, जबकि ब्रिटेन एक मोनार्क है। ध्यान से समझिएगा। इंडिया एक रिपब्लिक है और ब्रिटेन एक मोनार्क है। इंडिया रिपब्लिक है, ब्रिटेन मोनार्क है। रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ? हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होगा। अभी हमने 2 एग्जीक्यूटिव्स पढ़े थे। अभी हमने क्या पढ़ा था? 2 एग्जीक्यूटिव्स।
टू एग्जीक्यूटिव्स का कॉन्सेप्ट क्या था कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यूनियन लेवल की बात कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट हैं। ब्रिटेन के अंदर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और क्राउन है, ठीक है, और क्या है, क्राउन है। अब यहां ध्यान से समझिएगा, प्रेसिडेंट है हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं रिपब्लिक की, उसका मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होगा। इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, हालांकि इनडायरेक्ट है। कैसा है? इनडायरेक्ट इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन होता है। ब्रिटेन के अंदर क्राउन हेरिडिटरी होता है, किंग या क्वीन जो भी बनेगा वो हेरिडिटरी है, वहां हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड नहीं है। ये मेजर डिफरेंस है। अभी दोबारा समझ लो एक बार, दो डिफरेंस है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में। पहला ये कि इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन बॉडी नहीं है, ब्रिटेन का पार्लियामेंट सोवरेन बॉडी है। दूसरा, इंडियन स्टेट रिपब्लिक है, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है, जबकि ब्रिटेन में मोनार्क है, हेड ऑफ द स्टेट हेरिडिटरी है। अब हम बात करते हैं उन फीचर्स की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शो करती हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। वो फीचर्स जो इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को शो करती हैं। सबसे पहला तो ये है, ये हम पहले समझ चुके हैं, सिर्फ अब हम थोड़ा इसका समरी देखेंगे। सबसे पहला है टू एग्जीक्यूटिव्स होंगे, नॉमिनल और रियल। दूसरा, मेजोरिटी पार्टी रूल होगा। हमने समझा था कि भाई लोकसभा में जिसके पास मेजोरिटी आएगी उसके पास गवर्नमेंट फॉर्मेशन का राइट होगा। तीसरा, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को आंसरेबल होंगे, कलेक्टिव आंसरेबल होंगे। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर के मेंबर होंगे। अभी हमने देखा कि कोई भी मिनिस्टर हो वो या तो लोकसभा का मेंबर होगा या राज्यसभा का मेंबर होगा। इसके अलावा लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर। लीडरशिप किसके पास होगी? प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के पास। यूनियन लेवल है तो प्राइम मिनिस्टर और स्टेट लेवल है तो चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा एक फीचर और है, वो है डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, यानी कि लोअर हाउस डिसॉल्व होगा। पार्लियामेंट में लोकसभा डिसॉल्व होगा और स्टेट लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होगी। इनका अपना टेन्योर पूरा हो जाएगा। इनका अपना टेन्योर पूरा होने पर ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगे। अर्ली डिसॉल्व भी किए जा सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ इतना कॉन्सेप्ट समझना होगा कि डिसॉल्व कौन होगा? लोअर हाउस। लोअर हाउस डिसॉल्व होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो यहां हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हम फीचर समझ रहे थे वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट फीचर की। नेक्स्ट फीचर है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो ध्यान से समझिएगा, एक है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, यह है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। और दूसरा है जुडिशियल सुप्रीमेसी, जुडिशियल सुप्रीमेसी। अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट सोवरेन है, यानी कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट ब्रिटेन के अंदर सबसे ज़्यादा अथॉरिटी रखता है, और ब्रिटेन का पार्लियामेंट सोवरेन है, इसका मतलब ये कोई भी लॉ बना सकता है। दोबारा ध्यान से समझो, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? ब्रिटेन का, ब्रिटेन के पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है। ब्रिटेन का पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाए वो सुप्रीम होगा, कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता,
फ्यूचर में आने वाला पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बना सकता है जिसके थ्रू वो प्रीवियस लॉज को हटा सके, रिपील कर सके। यानी कि यहाँ जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट, और इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। ठीक है। अगर हम बात करें जुडिशियल सुप्रीमेसी की, तो जुडिशियल सुप्रीमेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो यूएसए का है। यहाँ जो कोर्ट है जुडिशरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट भी बोल सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट बोलें, ये अपने जुडिशियल रिव्यू की पावर के थ्रू लेजिस्लेटिव बॉडी के थ्रू बनाए गए किसी लॉज को और एग्जीक्यूटिव के थ्रू लिए गए किसी एक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। यानी कि यहां की सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, किसकी पावर है? जुडिशियल रिव्यू की पावर है। और अगर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव इनके थ्रू बनाए गए किसी लॉ या किसी एक्शन इनके थ्रू बनाया गया कोई लॉ या एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तब सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशियल रिव्यू की पावर के थ्रू इस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। अब ध्यान से समझिएगा, इंडिया ने क्या किया? इंडिया के अंदर ना तो पार्लियामेंट को सोवरेन बनाया गया और ना ही जुडिशरी को सुप्रीम पावर दी गई, लेकिन फिर भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर लिया गया। इंडिया में क्या किया? इंडिया में जुडिशियल सुप्रीमेसी पूरी तरीके से तो नहीं ली गई, लेकिन जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट ले लिया। किसका कॉन्सेप्ट ले लिया? जुडिशियल रिव्यू। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, लेकिन अगर हम इंडियन सुप्रीम कोर्ट को अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से कंपेयर करें तो उतनी पावर इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। यानी कि जुडिशियल रिव्यू की पावर इंडिया ने यूएसए से अडॉप्ट तो की, लेकिन लिमिटेड पावर है, बहुत ज़्यादा पावर नहीं, मतलब उतना एक्सटेंट नहीं जितना यूएसए में है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं लिमिटेड। ये लिमिटेड क्यों है, अभी उस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। दूसरा क्या किया गया, हमने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन क्या किया कि इंडिया में पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर दे दी। इंडिया में पार्लियामेंट का एस्टैब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हुआ, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर दे दी। तो ध्यान से समझिएगा, पार्लियामेंट इंडिया में सोवरेन नहीं है, ब्रिटेन में है। पूरी तरीके से ये कॉन्सेप्ट हमने नहीं लिया, सिर्फ हमने क्या किया, इसका एक मॉडिफाइड वर्जन लिया और इंडियन पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर दे दी। यूएसए में जुडिशियल सुप्रीमेसी है, पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं लिया, लेकिन जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट उठा करके इंडिया में अडॉप्ट कर लिया। अल्टीमेटली क्या किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, पार्लियामेंट को भी स्टैब्लिश किया, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब किया क्या गया, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी पूरी तरीके से तो अडॉप्ट नहीं की गई, लेकिन पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर दी गई, अमेंडमेंट। तो ध्यान से समझिए,
अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो पार्लियामेंट सीधे सीधे कोई भी लॉ बना सकता है, उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया और वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड कह सकती है। तो पार्लियामेंट क्या करेगा, पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लेगा और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बाद लॉ बना लेगा ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या केस है, सुप्रीम कोर्ट को दे दी पावर जुडिशियल रिव्यू की, जुडिशियल रिव्यू। इस जुडिशियल रिव्यू के थ्रू ये क्या करेगा कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाए, पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाए, एग्जीक्यूटिव कोई भी एक्शन ले, ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने के बाद ये बताएगा कि वो पर्टिकुलर लॉ या एक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। अगर नहीं है तो उस लॉ या एक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर दे दी और यहां सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर दी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हो गया। अब अगर हम जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को देखें, यूएसए में चलता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जबकि इंडिया में चलता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ध्यान से समझिएगा, यूएसए में चलता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और इंडिया में चलता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर established by law। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का जो जुडिशियल रिव्यू का डोमेन है वो कम है, किससे कम है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से कम है। ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन है। अभी जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है इसके अंदर होता क्या है, पहले हम प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ समझ लेते हैं। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अंदर क्या होता है, अगर कोई लॉ प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके बनाया गया है, कोई लॉ प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके बनाया गया है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर प्रोसीजर तो देखा ही जाएगा, उसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी, वो क्या है कि वो पर्टिकुलर लॉ जिस सेक्शन के लिए बनाया गया, जिन लोगों के लिए बनाया गया, उनके लिए जस्ट है या नहीं है, फेयरनेस है या नहीं है। तो इसीलिए अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर से ज्यादा है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। नेक्स्ट फीचर है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो सबसे पहले हम ये समझें कि इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी है। इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस जरूरी क्यों है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, गारंटर है फंडामेंटल राइट्स की, सिटीजन्स की जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, फंडामेंटल राइट्स की गारंटर है, गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस यहां ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, अब जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि जुडिशरी, यहाँ पे एग्जांपल हम सुप्रीम कोर्ट का ले लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस विदाउट फियर और फेवर वर्क कर सकें, विदाउट फियर और फेवर वर्क कर सकें। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जुडिशियल फंक्शंस में एनक्रोच ना करें,
जुडिशियल फंक्शंस में एनक्रोच ना करें। तो जब भी जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मीनिंग समझा जाएगा तो कैसे समझोगे? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के फंक्शंस में एनक्रोच ना करें, और जो जजेस हैं कोर्ट में, जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, वो विदाउट फियर और फेवर जजमेंट दे सकें, ऐसा ना हो कि वो प्रेशर में काम करें। इंटीग्रेटेड जुडिशरी हम पहले भी समझ चुके हैं, क्या है? सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या है? सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। टॉप पर सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे हाई कोर्ट स्टेट लेवल पर, और इसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये क्या है? सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है। सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज दोनों ही एनफोर्स करते हैं। ये क्या करते हैं? ये सेंट्रल प्लस स्टेट लॉज दोनों को इंप्लीमेंट करेंगे। यूएसए के अंदर जो फेडरल लॉज होते हैं वो फेडरल कोर्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किए जाते हैं या फेडरल कोर्ट के थ्रू एनफोर्स किए जाते हैं, और स्टेट लॉ स्टेट कोर्ट के थ्रू एनफोर्स किए जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं। सबसे पहला है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस। सबसे पहला क्या है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस। सबसे पहला क्या है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस। अब इनका टेन्योर कैसे सिक्योर किया गया है? इनके रिमूवल को टफ कर दिया, इनका रिमूवल टफ बना दिया। रिमूवल टफ बनाओगे, पोस्ट से हटा नहीं सकते, टेन्योर फिक्स हो जाएगा। दूसरा है फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस। फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस का मतलब है सर्विस कंडीशंस पहले से बता दी जाएंगी, फिक्स होंगी, उनके डिसएडवांटेज के लिए कोई चेंज नहीं करेंगे। इसके अलावा क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जितना भी एक्सपेंडिचर होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी एक्सपेंडिचर है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज्ड होता है, और चार्ज होने का मतलब है कि पार्लियामेंट में उसके ऊपर वोटिंग नहीं होगी, बाय डिफॉल्ट वो पास मान लिया जाएगा। इसके अलावा जो जजेस हैं वो जो भी अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करते हैं उनके बारे में कोई भी डिस्कशन लेजिस्लेचर के अंदर नहीं होगा, पार्लियामेंट के अंदर नहीं होगा, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर होगा। इसके अलावा जब ये जजेस रिटायर होंगे तब ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बाद में ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानता तो सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर भी है, यानी कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं मानता तो सुप्रीम कोर्ट उसको पनिश कर सकती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकती है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन भी किया गया है कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव्स को सेपरेट किया जाए। तो ये कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को सिक्योर करते हैं। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो नेक्स्ट फीचर है वो है फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट फीचर क्या है? फंडामेंटल राइट्स। अब ये फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं? जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के सामने ये चैलेंज था कि भाई सिटीजन्स को राइट्स तो देने हैं, तो वो किस तरीके से दिए जाएं। कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि सभी राइट्स एक साथ दे दिए जाएं। तो राइट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। राइट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक वो राइट्स बनाए गए जो गारंटीड थे। गारंटीड का मतलब स्टेट जिनको पोजीशन में थी कि हाँ भाई इनको भी दे सकते हैं, उनको रखा गया फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर। पार्ट 3 के अंदर उनको रखा गया पार्ट 3 के अंदर। इनको जस्टिशिएबल बनाया गया, यानी कि अगर इनका वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इनको जस्टिशिएबल बनाया गया। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो किसी भी इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी हैं। ये कंट्री के अंदर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं। पॉलिटिकल
डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं। ठीक है, ये जस्टिशिएबल नेचर के हैं। ये गवर्नमेंट के ऊपर या गवर्नमेंट के आर्बिट्रेरी एक्शंस के ऊपर एक लिमिटेशन की तरह वर्क करते हैं। ये गवर्नमेंट के आर्बिट्रेरी एक्शंस के ऊपर एक लिमिटेशन की तरह वर्क करते हैं, यानी कि ये राइट्स लिमिटेशंस इंपोज करते हैं किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, और ये जो मैंने बताया ये क्या है? जस्टिशिएबल। अब कुछ राइट्स ऐसे भी थे जिसको गवर्नमेंट देने की पोजीशन में नहीं थी, तो क्या किया गया? उनको पार्ट 4 में रखा गया और इसको बनाया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये गाइडलाइंस थी। ये क्या थी? गाइडलाइंस। किसके लिए थी? ये गाइडलाइंस थी स्टेट के लिए। गाइडलाइंस किसके लिए हैं? स्टेट। इसका मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लिए। क्या गाइडलाइन है? कि जब भी आप कोई पॉलिसी फ्रेम करेंगे या गवर्नेंस के लिए जो भी काम करेंगे उसमें ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल होंगे, इनको आपने ध्यान रखना है। लेकिन ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। कैसे हैं? नॉन जस्टिशिएबल। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब है कोर्ट में नहीं ले जा सकते आप। अगर ये एनफोर्स नहीं होते तो आप जुडिशरी में नहीं जा सकते कि भाई ये एनफोर्स नहीं हुए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को एनफोर्स करने के पीछे जो पावर होगी वो होगी पब्लिक ओपिनियन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी गवर्नमेंट की लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं, ये मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो गवर्नमेंट के फॉर्मेशन को समझो। गवर्नमेंट पब्लिक वोट के ऊपर डिपेंडेंट है और पब्लिक का वोट चाहिए तो उसको डीपीएसपी इंप्लीमेंट करने होंगे, और डीपीएसपी इंप्लीमेंट कराने के लिए जो प्रेशर चाहिए वो प्रेशर चाहिए पब्लिक का। तो अगर पब्लिक ओपिनियन जो भी होगी, यानी कि पब्लिक जिस भी चीज़ की डिमांड करेगी गवर्नमेंट को वो ही देना होगा, गवर्नमेंट को उसी प्रेशर में आना होगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी गवर्नमेंट के ऊपर लीगल बाउंडेशन नहीं है, मॉरल है, और इसके पीछे पब्लिक ओपिनियन काम करेगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहां हम बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स परमानेंट नहीं है और फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसैंक्ट भी नहीं है। फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन उस फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो। तो ध्यान से समझना, फंडामेंटल राइट्स अमेंड किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन उस फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसको भी हम बाद में समझेंगे। ये एक सुप्रीम कोर्ट का इनोवेशन है, डिफाइन इसको भी नहीं किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। सिंपली ये समझ लो अभी के लिए कि फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल हैं, लेकिन उस फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर दो फीचर्स देख ली कॉन्स्टिट्यूशन की, एक फंडामेंटल राइट्स और एक डीपीएसपी। अब बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की। फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं थे। फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक न्यू पार्ट 4A ऐड किया गया और इसके अंदर आर्टिकल 51A सिंगल आर्टिकल है। इसके अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज रखी गई। हालांकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी और एक फंडामेंटल ड्यूटी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ऐड की गई, यानी कि 10+1। और ये जो ऐड हुई है ये हुई है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू। ठीक है, तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ध्यान से समझिएगा।
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई। एक सिंगल आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, और करंटली टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिशिएबल नेचर की हैं, यानी कि अगर इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तो जुडिशियरी में जाकर के कोई केस नहीं कर सकता इनके नॉन इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती क्या हैं? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखने का जो प्रोविज़न है वो, या ये कहें कि ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है कि ये सिटीजन्स को एक रिमाइंडर की तरह काम करेंगी कि जब वो राइट्स एंजॉय कर रहे हैं तो सेम टाइम पर उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। किसके लिए हैं? कंट्री के लिए हैं, सोसाइटी के लिए हैं, फेलो सिटीजन्स के लिए हैं। तो जब वो राइट्स एंजॉय कर रहे हैं साथ साथ वो कुछ ड्यूटीज़ भी डिस्चार्ज करें, और ये एक रिमाइंडर की तरह वर्क करेगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर है वो क्या है। वो फीचर है सेक्युलरिज्म। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्युलर स्टेट इस्टेब्लिश करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कैसा स्टेट इस्टेब्लिश करता है? ये इंडिया को किस तरीके का बनाता है? सेक्युलर। सेक्युलर, ठीक है। अब ये जो सेक्युलर टर्म है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, हालांकि इंडियन कंटेक्स्ट में इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि इंडियन स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, इंडियन स्टेट का यानी कि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। इंडियन स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। इंडिया के अंदर सेक्युलरिज्म का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया गया है। ये जो सेक्युलर है इसके दो कॉन्सेप्ट हम लोग मानते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इंडिया वाला है। यहां पे क्या होता है, इंडिया एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है, ठीक है। तो यहां सभी रिलीजन को इक्वल रेस्पेक्ट दी जाती है और इक्वली ही प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि चर्च यानी कि रिलीजन और स्टेट यानी कि पॉलिटिक्स, ध्यान से समझो, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, वेस्ट में मल्टीपल रिलीजन का तो कोई चक्कर था नहीं, वहां तो क्रिश्चियनिटी एक सिंगल रिलीजन, बाकी बहुत माइनर रेशो में होंगे। तो यहां पे क्या है, चर्च यानी कि रिलीजन, स्टेट यानी कि पॉलिटिक्स, इसके बीच में कंप्लीट सेपरेशन होगा। ना तो चर्च स्टेट के काम में इंटरफेयर करेगा, ना स्टेट चर्च के काम में इंटरफेयर करेगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, जो कि इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। इंडिया के अंदर सभी रिलीजन्स को इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा और इक्वली ही रेस्पेक्ट किया जाएगा। तो ये होता है इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि इंडिया ने जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना फ्रेम किया तो कम्युनल बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव अबॉलिश कर दिया। कम्युनल ग्राउंड पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। दूसरा, हमारे यहाँ रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। बैकवर्ड क्लासेज जो हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनको रिजर्वेशन की फैसिलिटी दी गई, लेकिन ये टेम्परेरी टाइम ड्यूरेशन के लिए है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो गाइडलाइन दी गई है वो ये है कि रिजर्वेशन टेम्परेरी टाइम ड्यूरेशन का होगा। हालांकि टाइम टू टाइम इसको बढ़ा दिया जाता है और अब ये पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में टेम्परेरी है। तो कम्युनल बेस्ड रिप्रेजेंटेशन हटाया गया है और जो रिजर्वेशन दिया गया है एससीज और एसटीज को, वो टेम्परेरी दिया गया है इलेक्शन के केस में।
अब हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया गया कि जो भी 18 या 18 प्लस एज के सिटीजन हैं उनको वोटिंग राइट है। उनको क्या है? वोटिंग राइट। और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ और कोई भी क्राइटेरिया हो, किसी बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ओरिजिनली ये एज 21 ईयर्स की गई थी। पहले ये एज कितनी थी? 21 ईयर्स, यानी कि जो वोटिंग की एज थी वो 21 ईयर्स थी। लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू ये एज रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दी गई थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का कॉन्सेप्ट लिया गया है, ये लिया गया है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के लिए। ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने ये जो डिसीजन लिया, ये एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन था, क्योंकि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, ह्यूज पॉपुलेशन है, पॉवर्टी लेवल हाई है, इलिटरेसी हाई है और सोशल इनइक्वालिटी भी हाई है। तब भी ये यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का जो डिसीजन लिया गया, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहला तो है डेमोक्रेसी जो है वो ब्रॉड बेस्ड हो जाती है, डेमोक्रेसी का जो बेस है वो बढ़ जाता है। दूसरा है जो कॉमन पीपल है उनकी प्रेस्टीज इंक्रीज होती है। इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट मेंटेन होता है। इसके अलावा जो वीकर सेक्शन है, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकती हैं या वीकर सेक्शन अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वीकर सेक्शन को एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या न्यू होप्स अराइज होती हैं डेमोक्रेसी के सिस्टम से, क्योंकि हर 5 साल में उनके पास वोटिंग का राइट होता है। वो वोट डालते हैं, अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट कर सकते हैं और हर एक गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉमिस करती है और उनके बेनिफिट के लिए कुछ काम करती है। तो ये बेनिफिट होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का। अब हम लोग नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। नेक्स्ट फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट फीचर क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। अब ये जो सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन किया, इंडिया ने फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया, लेकिन फिर भी सिंगल सिटीजनशिप ही अडॉप्ट किया। क्यों किया? क्योंकि हमारे यहाँ नेशनलिज्म को प्रमोट करना था, ब्रदरहुड की फीलिंग को प्रमोट करना था और कंट्री के अंदर ये फीलिंग खत्म करनी थी कि आप किस स्टेट को बिलोंग करते हो। आप रेजिडेंट किसी भी स्टेट के हो, महाराष्ट्र के, गुजरात के, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, झारखंड, केरला, किसी भी स्टेट के हो, लेकिन आप इंडियन ही हैं। हर एक सिटीजन के पास थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया सेम सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन किया गया है, यहाँ सीधे सीधे से क्या बात क्लियर होती है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास यूनिफॉर्म राइट्स हैं। कैसे राइट्स हैं? यूनिफॉर्म राइट्स हैं। ये जो प्रोविजन किए गए, इसके बाद भी हमारी कंट्री के अंदर कम्युनल राइट्स, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, कास्ट वॉर, लिंग्विस्टिक क्लैशेस और इथनिक डिस्प्यूट्स देखने के लिए मिलते हैं। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो गोल्स हैं वो अभी अचीव नहीं हो पाए हैं। तो ये ध्यान रखना, इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप मिलती है, लेकिन इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर होते हुए भी सिंगल सिटीजनशिप ही मिलेगी। नेक्स्ट फीचर है इंडिपेंडेंट बॉडीज। इंडिपेंडेंट बॉडीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज एस्टैब्लिश की हैं। ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम की बैकबोन की तरह वर्क करती हैं। इनमें सबसे पहली है इलेक्शन कमीशन। क्या है? इलेक्शन कमीशन। सेकंड बॉडी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि सीएजी। थर्ड बॉडी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और फोर्थ है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये 4 बॉडीज हैं। इनमें सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने का काम करता है। अगर डेमोक्रेसी को सस्टेन करना है, डेमोक्रेसी को सर्वाइव करना है, तो सबसे पहला काम होगा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ध्यान समझिएगा। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या करता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स को ऑडिट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स को ऑडिट करता है। ठीक है। ये गार्जियन होता है पब्लिक पर्स का। ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर लीगल और प्रोप्राइटरी ऑडिट या कमेंट्स करता है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, इसके ऊपर कमेंट्स करता है। ठीक है, लीगल एंड प्रोप्राइटरी। तो ध्यान से समझिए, पहले का काम इलेक्शन कंडक्ट कराना, दूसरे का काम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को ऑडिट करना। अब अगर हम बात करें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में मेरिट सिस्टम मेंटेन रखता है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेरिट सिस्टम मेंटेन रखता है। ऑल इंडिया सर्विसेज और जो हायर सेंट्रल सर्विसेज हैं उनके एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में मेरिट सिस्टम को मेंटेन रखता है, स्टेट सर्विसेज के एग्जाम कंडक्ट कराता है। ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन डिसिप्लिनरी मैटर्स में प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन डिसिप्लिनरी मैटर्स में गवर्नर को रिकमेंड करता है। इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की इंडिपेंडेंस के लिए भी कुछ प्रोविजन किए गए हैं, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस, और जो इनके एक्सपेंडिचर होंगे वो चार्ज होंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर। यहाँ ध्यान से समझिएगा, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा उसका एक्सपेंडिचर स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होगा। यूपीएससी, सीएजी और इलेक्शन कमीशन का जो एक्सपेंडिचर होगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज होगा। अब नेक्स्ट जो हमारी फीचर है वो है इमरजेंसी प्रोविजंस। नेक्स्ट फीचर है इमरजेंसी प्रोविजंस। अब ये इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ इलेबोरेटेड इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं और ये प्रेसिडेंट के पास हैं। प्रेसिडेंट इन पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस को इफेक्टिवली हैंडल किया जा सके। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस क्या होंगी? कंट्री की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, या कंट्री की सिक्योरिटी, या फिर हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन मार्क लगता है तब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इमरजेंसी प्रोविजंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, कंट्री की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, कंट्री की सिक्योरिटी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन मार्क लगता है तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इमरजेंसी प्रोविजंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 तरीके के इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 352, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 जिसको बोला जाता है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। ये नेशनल इमरजेंसी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पर प्रोक्लेम की जा सकती है। ग्राउंड्स क्या क्या होंगे? वॉर, ग्राउंड्स क्या क्या हैं? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन। दूसरा है स्टेट इमरजेंसी। दूसरा क्या है? स्टेट इमरजेंसी। इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट्स रूल।
स्टेट इमरजेंसी, या फिर इसको बोला जाता है प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल, ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये दो ग्राउंड्स पे लग सकता है। एक है आर्टिकल 356 और एक है आर्टिकल 365। आर्टिकल 356 क्या कहता है कि जब स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर हो जाए, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का मतलब होता है कि स्टेट गवर्नमेंट अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पा रही है, तो बोलेंगे फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। दूसरा है आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 का क्या मतलब है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंटर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है तब भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। तो ध्यान से समझिए, यहां तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई। यहां सेंटर की जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग अगर काम नहीं करते तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। नेक्स्ट जो टाइप है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है? नेक्स्ट क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 360 के अंडर लगाई जा सकती है। आर्टिकल 360। इसके ग्राउंड्स क्या होंगे? इसके ग्राउंड्स होंगे थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट, अगर इसको थ्रेट है तो आर्टिकल 360 के अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारी कंट्री के अंदर इम्पोज नहीं की। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं इसको हम यूनिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये प्रेसिडेंट को ऐसी पावर देते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में विदाउट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या कर रहे हैं? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक फेडरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ये इमरजेंसी टाइम ड्यूरेशन में बिना अमेंडमेंट के फेडरल से यूनिटरी हो जाएगा। यानी कि अगर इमरजेंसी प्रोविजंस इस्तेमाल किए जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स की जो पावर हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के पास चली जाएंगी और ये फेडरल से यूनिटरी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, वो है 3 टियर गवर्नमेंट। 3 टियर गवर्नमेंट क्या है? 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू एक 3rd टियर गवर्नमेंट का ऐड किया गया जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट। अभी तक हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट थी, इसके बाद स्टेट, और अब ऐड हो गया लोकल गवर्नमेंट भी। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया गया और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू म्यूनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या हुआ? रूरल लोकल गवर्नमेंट, और अर्बन लोकल गवर्नमेंट हुई म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो 73rd के थ्रू ऐड हुआ रूरल लोकल गवर्नमेंट, 74th के थ्रू ऐड हुआ अर्बन लोकल गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और इसको बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़। इसको क्या बोलते हैं? म्यूनिसिपैलिटीज़। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 9
और शेड्यूल 11 ऐड किया गया। म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए पार्ट 9A और शेड्यूल 12 ऐड किया गया। ठीक है, और इस तरीके से लोकल गवर्नमेंट को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, म्यूनिसिपैलिटी को क्या मिल गया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। और अब स्टेट गवर्नमेंट बाउंड हो गई कि उन्हें रेगुलर इलेक्शंस भी कंडक्ट कराने हैं और पंचायत को स्टैब्लिश भी करना है। अब हम लोग नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। ध्यान से समझिएगा, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को क्या कर दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। इसने एक तो आर्टिकल 19 में चेंज किया, आर्टिकल 19 में क्लोज बढ़ा दिया। क्या कर दिया? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म करना एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो आर्टिकल 19 के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फॉर्म करना फंडामेंटल राइट बन गया। दूसरा, आर्टिकल 43B ऐड किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। 43B ये कहाँ ऐड हुआ? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ये ऐड हुआ फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, और स्टेट को गाइडलाइन दे दी कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो फॉर्मेशन है उसको प्रमोट करे। इसके अलावा एक न्यू पार्ट 9B ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसका नाम रखा गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पार्ट 9B, और इसका टाइटल है दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब यहां क्या प्रोविजन किए गए? प्रोविजन ये किए गए कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेमोक्रेटिकली, प्रोफेशनली और ऑटोनोमसली, इकोनॉमिकली साउंड मैनर में वर्क करें। यहां एक बात और ध्यान देने की है कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी है जो विद इन दी स्टेट काम कर रही है, उसके लिए लॉज स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी है जो मल्टी स्टेट में काम कर रही है, यानी कि मल्टीपल स्टेट्स में काम कर रही है, तो उसके लिए लॉज पार्लियामेंट बनाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने से ये प्रोटेक्ट हो गई और इनके प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट भी काम करेगी। अब यहाँ हमारी जो फीचर्स हैं वो कंप्लीट हो गई, लेकिन ये बात ध्यान देने की भी है कि जो फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वो ऐड भी होती रहती हैं और घटती भी रहती हैं। तो जैसे जीएसटी है, जीएसटी भी हम कह सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक फीचर है, लेकिन हम उसको यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो इकोनॉमी का पार्ट है, उसको हम इकोनॉमी के अंदर पढ़ेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ हमने जितनी भी फीचर्स पढ़ी कॉन्स्टिट्यूशन की, इससे हमें इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस जो हमारा सब्जेक्ट है, इसका एक बेसिक नॉलेज मिल गया। अब इस नॉलेज के बेस पर हम लोग सिलेबस का एनालिसिस करते हैं कि इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस का सिलेबस जो भी है उसको हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से उनको हैंडल करना है, क्या हमारी अप्रोच रहेगी सब्जेक्ट को पढ़ने की। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस का एनालिसिस।